Once again, myself, Dr. Tanush Srivastava, chemistry lecturer from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad, presenting Chapter 5, States of Matter, Gas and Liquid, Lecture 2. In previous lecture, I told you about the different laws of gases. And today's content is Graham's law of diffusion, Dalton's law of partial pressure, kinetic theory of gases, velocity of gas molecules, deviation from ideal behavior, van der Waal equation, and limitations of van der Waal equation. ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न. बच्चों, डिफ्यूज़न क्या होता है कि आपको मैंने बता रही हूँ कि अगर आपने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर लेने के बाद आपने उसे उसकी ढक दिया, ठीक है, लिड लगा दी यहाँ पर पे, तो आप ये देखोगे कि अगर गैस आपने डाली और इस पूरे स्पेस पे जो आपने स्पेस प्रोवाइड किया है उस पर यूनिफॉर्मली एक समान रूप से अगर ये डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न. लेकिन अब यहाँ अगर आप एक होल लगा दो, ठीक है, ये होल होगा, अगर होल है तो, और अगर आप प्रेशर लगाओ, ऊपर से दबाओ, तो गैस क्या लीक जिसे आप कहते हो निकलनी शुरू हो जाएगी. तो हम गैसेस के टर्म्स पे, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री, हम इसे डिफ्यूज़न और इफ्यूज़न कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि वाइल diffusion is the tendency of gas to distribute itself uniformly throughout the available space, while diffusion is the movement of gas through a small hole. ठीक है, अगर स्मॉल होल से क्या होता है, निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इफ्यूजन. ठीक है. तो ग्राहम्स एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि द रेट्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस आर इन्वर्सली, कहने का मतलब जो आपकी रेट है वो डेंसिटी के, कि कितना डिफ्यूज़ हो रही है, वो उस गैस की डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट के. ठीक है. और ये देखिए, अगर हम सपोज मान लें कि आर जो है वो 1/√d, ये आपकी डेंसिटी ऑफ गैस है, और ये रेट ऑफ क्या है? आपका डिफ्यूज़न है. अब इसको आप हटाइए, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का आप मार्क हटाओगे तो आप क्या लिखोगे? कांस्टेंट अपॉन ओवर डी. लेकिन अगर हम सपोज ये कर ले कि R1 हमारा एक गैस का, दूसरा R2 है, तो R1 इज इक्वल टू K ओवर, ये D1 के लिए, पहली गैस के लिए हो गया, दूसरा R2 इज इक्वल टू K ओवर √D2. अगर आप R1/R2 कर दो तो बच्चों K कैंसिल हो जाएगा और ये आपका √D2/D1 आ जाएगा. और आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो जो रिलेशन डेंसिटी का होगा वहीं पर आप क्या कर दो. अगर क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कंडीशन ऑफ क्या है, सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर आपका क्या है? फिक्स है, तो मास के भी क्या हो जाएगी? अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी. ये ग्राम्स का लॉ था. फिर दूसरे साइंटिस्ट थे एक डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इन्होंने क्या कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर हम ले लें, ठीक है, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर ले लें तो जो टोटल प्रेशर होगा, ठीक है, अगर हम गैस की यहाँ बात कर रहे हैं और उस पर प्रोसेस हो रहा है, तो हम उसमें ये देखो, या आप लोग ये सोच रहे हो कि ये सारे लॉज हम क्यों पढ़ रहे हैं. लॉज हमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि गैस को अगर कहीं हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट है, वॉल्यूम के साथ एक क्या इफेक्ट है. अगर गैस डिफ्यूज़ कर रही है तो अगर हमें देखना है कि किस रेट से कर रही है, उसका डिफ्यूज़न किस गैस का ज़्यादा हो रहा है, तो हम उसकी डेंसिटी अगर देख लें तो हमें पता चल जाएगा. तो उसी तरह अगर हमें डाल्टन्स लॉ की अगर हम बात करें तो जो गैसेस अगर हमने ले ली है, ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ एक गैस की बात कर रहे हैं, अगर हमने 2-3 गैसेस आपस में ले ली हैं और वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं कर रही हैं, तो अगर हम टोटल प्रेशर देखें किसी भी गैस का, अगर हम टोटल प्रेशर देखें तो जो टोटल प्रेशर होगा जो सारी गैसेस का, वो उन गैसेस के पार्शियल प्रेशर के सम, मतलब उनको अगर आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर उस गैस का आ जाएगा. कि उस मिक्सचर का आप बात करोगे कि वो मिक्सचर क्या है, वो गैसेस का मिक्सचर है. अगर आप सिंगल गैस ले रहे हो, उसके पार्शियल प्रेशर को ऐड कर दोगे तो टोटल प्रेशर ऑफ द गैस क्या, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, क्योंकि वो गैसेस का क्या हुआ? मिक्सचर बन गया, जो कि रिएक्ट नहीं कर रही हैं आपस में. अगर वो रिएक्ट करती तो आपका प्रेशर क्या होता? वो अलग होता. तो यहाँ पे देखिए P इज इक्वल टू P1 + B2 + P3 है, ठीक है. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है. अब ये क्या है? ये टोटल इसके, अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना हो, क्योंकि आपको तो बच्चों भी ये भी नहीं पता है कि हमें पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं. अगर पार्शियल प्रेशर निकालना है तो मोल फ्रैक्शन, किसी भी गैस के मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से क्या करोगे? आप मल्टीप्लाई कर दो. अब मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, ठीक है. अब मोल फ्रैक्शन बच्चों निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ
n इज इक्वल टू क्या होता है, m अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ क्या है, मोल्स है। ठीक है, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स है। अब अगर आपको ये निकालना हो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल सोल्यूशन का होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि आपके सोल्यूशन पे क्या है, ये एक सॉल्वेंट है और ये सपोज ये करिए ये सॉल्यूट है, या ये सॉल्यूट है और ये आपका क्या है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि आप सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन लिखिए तो वो क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दी, और उससे हम मोल फ्रैक्शन को एक्स से शो करते हैं। मैंने आपको ये पीछे बता दिया था, लेकिन फिर से बता रही हूँ कि अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का लिखते हैं तो मोल्स ऑफ दी सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, यानी N1 प्लस N2, यानी आपका सॉल्यूशन का मोल्स कितना है, क्योंकि उस सॉल्यूशन पे आपका क्या है, सॉल्यूट भी प्रेजेंट है बच्चों और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट हैं। तो N1 अपॉन N1 प्लस N2। अगर हम आपकी बात करें कि आप सॉल्वेंट का निकालिए तो सॉल्वेंट का क्या हो जाएगा, N2 उसका क्या है, मोल्स है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या है कि N1 N2 N3 क्या है, मोल्स ऑफ द आपका क्या है, नॉन रिएक्टिंग गैसेस फिल्ड इन अ वेसल्स, वॉल्यूम उसका V है, टेम्परेचर T है, टोटल प्रेशर आपको किससे डिनोट कर रहे हो, टोटल P से। यहाँ पे देखिए बच्चों, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया हुआ था कि आपका टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, या आपने पढ़ा होगा PV इज इक्वल टू NRT, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी होगी, आदर्श गैस समीकरण जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या है, कई सारी गैसेज हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं, मिक्सचर ले रहे हैं। तो अगर मिक्सचर ले रहे हैं एक गैस का, ये नंबर ऑफ क्या है, मोल्स ऑफ N1 है, N2 है, जो देखिए यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि N1 N2 आर द मोल्स ऑफ द नॉन रिएक्टिंग, क्योंकि वेसल जिसे हम आपको कंटेनर में कह रही हूँ, वैसे ही एक आपकी वेसल्स होती है। तो उसमें बच्चों ये क्या है कि 2 या 3 गैसेज हैं, तो एक के N1 होंगे गैस के मोल्स नंबर ऑफ, दूसरे के N2 होंगे, तीसरे के क्या होंगे, N3 होंगे। तो यहाँ पे जो गैस इक्वेशन थी PV इज इक्वल टू NRT, उसमें मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और वॉल्यूम। यहाँ पे जो मैंने अभी आपको एक टर्म बताया है कि कांस्टेंट आपका टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है, और वॉल्यूम क्या है, अगर आपका V है, तो आप क्या करोगे कि अगर आपको प्रेशर निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हो PV इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 RT से। ठीक है, आप क्या करोगे, जितनी भी आपकी गैसेज हैं उनके मोल्स निकाल करके उन्हें ऐड कर दोगे, क्योंकि प्रेशर सेम हो सकता है, प्रेशर क्या कर सकते हैं, R आपका कांस्टेंट है जिसे हम गैस कांस्टेंट कह रहे हैं, इसकी वैल्यू बच्चों फिक्स है, टेम्परेचर भी आपका फिक्स है। ठीक है, अब वॉल्यूम भी एक तरीके से आप कितना दिया गया है वो टोटल का वो आप देख लोगे, लेकिन प्रेशर क्या है, वो आपका वो टोटल प्रेशर है जो कि उस पर लग रहा है। उस टोटल प्रेशर को निकालने के लिए भी हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि पार्शियल प्रेशर को ऐड कर देंगे, उससे निकल जाएगा। अब क्या है बच्चों कि अगर आपको प्रेशर, ड्राई गैस का प्रेशर निकालना हो, अकॉर्डिंग टू जो भी हम प्रेशर निकालते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, वो आपका होती है ड्राई गैस। अगर आपको ड्राई गैस का निकालना है, वो ड्राई गैस कैसी होती है, जिसको कि गैसेस कैसे कलेक्ट होती है बच्चों, आप कहते हो ना कि पानी, आप किसी में भी पानी ले लो नीचे बीकर में, और उसके ऊपर हम क्या करते हैं, बुलबुले जो आप कहते हो, जो बुलबुले अगर आप कोई भी गैस पास करोगे तो वो बुलबुले जो आते हैं वो गैसेस को हम उस पर कलेक्ट करते हैं। तो ये जो गैस आपकी कलेक्ट हुई पानी के ऊपर, वो होती है आपकी, इट इज़ ऑब्जर्व प्रेशर इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द ड्राई गैस एंड द प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर। ठीक है, तो जो आपकी जो आप जिस गैस को क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो, या आपकी जो ड्राई गैस है उसका जो प्रेशर है वो आपके मॉइस्ट गैस के प्रेशर के से आप एक्वस टेंशन। अब ये देखो बच्चों, एक्वस टेंशन क्या है, एक्वस टेंशन क्या है कि इट इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब आपने अगर टेम्परेचर दिया तो हम क्या कह रहे हैं, मैं आपको क्या कह रही हूँ कि अगर आपको गैस हम ऐसे कलेक्ट नहीं कर सकते कि गैस है हम इसे पानी या क्या कहते हैं लिक्विड की तरह या सॉलिड की तरह कलेक्ट कर ले। अगर हमें गैस को कलेक्ट करना हो तो हम इसे पानी के ऊपर क्या करते, कलेक्ट करते हैं। तो जो प्रेशर हम इस वाटर वेपर पे लगाते हैं
ठीक है। जो हम इस प्रेशर वाटर वेपर पे लगाते हैं वो आपका क्या है, एक्वस टेंशन है, क्योंकि प्रेशर लगाते हैं, टेम्परेचर देते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिसपे कि ये जो आपकी जो गैस होती है, इट इज़ अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर वेपर, जो वाटर वेपर लगा रही है, जो वाटर आप क्या करें, वाटर के ऊपर ही तो गैस को कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो वाटर वेपर गैस के ऊपर प्रेशर लगा रही है जिससे कि ये कलेक्ट हो पाए इसके ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं, एक्वस टेंशन। तो ये जो प्रेशर था ये वाटर वेपर का था जो कि आप कलेक्ट कर रहे हैं। ये आपका क्या है, प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, जो बाद में आपने उसको कलेक्ट कर लिया। और जो मॉइस्ट गैस है, ठीक है, जो आपकी मॉइस्ट गैस है जिसपे कि मॉइस्चर है उस गैस पे, बाद में वो ड्राई होती है। तो डाल्टन ने ये कहा कि अगर आपको ड्राई गैस का क्या करना है, प्रेशर निकालना है, तो when a gas is collected over water, its observed pressure is equal to the sum of the pressure of the dry gas प्लस प्रेशर ऑफ द, यानी अगर आप एक्वस टेंशन, ये जो आपका एक्वस टेंशन है जिससे आप क्या कह रहे हो, प्रेशर ऑफ दी, अगर ये देखिए ऐसे लिख लीजिए, अगर आपको क्या करना है, प्रेशर निकालना है, ऑब्जर्व्ड प्रेशर निकालना है, तो आप ड्राई गैस, जो आपकी ड्राई गैस कलेक्ट की उसके प्रेशर को, और जो आपका एक्वस टेंशन है जो कि वाटर वेपर लगा रहा है, उन दोनों को अगर बच्चों आप ऐड कर दोगे तो जो भी आपका प्रेशर है वो आ जाएगा। देखिए, जो कि आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर वाटर के ऊपर जो गैस आप कलेक्ट करते हो वो थोड़ी सी उस पर मॉइस्चर आ जाती है ना, तो वो क्या होती है स्टूडेंट्स, मॉइस्ट गैस। मॉइस्ट गैस, क्योंकि उसमें वाटर के ऊपर थोड़ी सी मॉइस्चर होगी, तो वो जो उसका जो प्रेशर होगा मॉइस्ट गैस का, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्जर्व्ड प्रेशर। वो इक्वल होगा सम ऑफ द प्रेशर ऑफ द, यहाँ पे मैंने जस्ट अपोजिट करके लिखा है, यहाँ ऊपर देखिए लिख दिया कि जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है जो कि वाटर के ऊपर कलेक्ट हो रही है गैस, वो, और देन आपका क्या है, ड्राई गैस का जो भी प्रेशर है उसको, और जो एक्वस टेंशन जो आपकी वाटर वेपर लगा रही है, ये आपका कंटेनर है, इसमें यहाँ वाटर है, तो जो वाटर वेपर प्रेशर लगा रही है वो है एक्वस टेंशन। यहाँ पे जो वाटर क्या कह रही है, जो गैस कलेक्ट हो रही है वो आपकी क्या है, मॉइस्ट गैस है। और जो आपकी ड्राई गैस का प्रेशर है जो कि गैस का अपना प्रेशर है, ठीक है, उसको और अगर एक्वस टेंशन को ऐड कर दो तो आपका ऑब्जर्व्ड प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, देन आते हो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चों। इसके कुछ अब्जम्पशंस हैं कि आपकी गैस भी, जैसे आपके कहते हैं ना कि कोई भी आपका जो एटम है उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो उसी तरीके से जो गैस है उसमें भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स। पहला टर्म ऐसे याद करेंगे कि मॉलिक्यूल्स। अब क्या है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू, अगर गैस कहीं कलेक्ट होती है तो बच्चों हम उसको टोटल वॉल्यूम को देखते हैं, उसका अपना कोई वॉल्यूम जैसे नहीं होता है कि हम देख लें कि एक ये गैस मॉलिक्यूल है कितनी है, ये नेग्लिजिबल होती है, क्योंकि हमें टोटल वॉल्यूम देखना है कि एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम कितना है। क्योंकि अगर हम देखेंगे कि तो कितना स्पेस देगी, लेकिन टोटल अगर हम वॉल्यूम को देखेंगे तो ही हम कंसिडर कर पाएंगे कि हमारी कितनी गैस आपकी वॉल्यूम है उसका। अब क्या है, देयर इज़ अ कंटिन्यूअस रैपिड रैंडम मोशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से टकराते रहते हैं। वो टक्कर कैसी होती, या तो हम टक्कर अगर कमरे में हैं या कोई भी आप ऐसे बॉल फेंकी तो वो टकराएगा, हम बॉल को गैस से कंपेयर नहीं कर सकते बच्चों। लेकिन अगर किसी टकराने की कंटेनर में हमने वेसल पे डाल दिए तो दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो वो गैसेस जो भी आपने डाल रखी वो आपस में टकराए, नहीं तो कंटेनर की वॉल से टकरा ले या वेसल की वॉल से टकरा दे। तो ये क्या करते हैं, टक्कर होती रहती है। और जब इनके बीच में बच्चों टक्कर होती रहती है तो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे कि द मॉलिक्यूल्स आर परफेक्ट इलास्टिक बॉडीज, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक, क्योंकि वो क्या करते हैं कि जो इनका जो कोलिजन हो रहा है वो मतलब परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन है, कोई लॉस नहीं होता है। ये बहुत अच्छी टक्कर होती है कि जिसमें परफेक्शन होता है कि अगर आप देखेंगे इनके ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग और किसी भी तरीके से तो कोई मतलब एक दूसरे का ये लॉस नहीं करते हैं, इलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, कि अगर आपका जब भी इलास्टिक कोलिजन होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी का लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है, वो परफेक्ट कोलिजन होता है, क्योंकि वो एक ओरिएंटेशन शेप्स के अकॉर्डिंग वो एकदम पूरी तरीके से कोलाइड कर, ये दोनों मॉलिक्यूल्स है तो पूरी तरीके से ये क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, जिसमें कि दोनों एक दूसरे पर क्या होंगे, बराबर का फोर्स या परफेक्शन से कोलाइड करेंगे और कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं। अब गैस के मॉलिक्यूल्स है तो उनके बीच में कोई चार्ज नहीं, तो कोई फोर्स नहीं, कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं कि किसी का तेरा प्रेशर या उस गैस का ज़्यादा है और हमारा कम है, कुछ नहीं, बस कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, बस ये कोलाइड मूव करते रहेंगे।
अब जो गैस के ऊपर जो प्रेशर, अगर कंटेनर में हमने गैस डाल दी तो ये अगर आप कहोगे प्रेशर कहाँ से आया है, ठीक है, प्रेशर अगर अब एग्जर्ट हो रहा है तो कहाँ से आ रहा है, क्यों, क्योंकि क्या कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मैंने कहा आपस में टक्कर कर रहे हैं और गैस की दीवार से कर रहे हैं, तो जब टक्कर करेंगे तो प्रेशर धक्का लगाएंगे ना, तो वो होता है धक्के को हम क्या कहते हैं, प्रेशर। तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस इज ड्यू टू द बम्बार्डमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ गैसें बम्बार्डमेंट मतलब बहुत ज़्यादा टकराती चली जाती, जिससे कि वो प्रेशर आपका क्या होता है, जनरेट या एक्सर्ट, बाहर की तरफ प्रेशर लगता है। अब क्या है, जो भी मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर रहे हैं तो गैस के हैं, तो ऐसा तो नहीं कि पागलों की तरह बस कोलाइड किए जा रहे हैं और हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। तो अगर कोई कोलाइड करता है, अगर हम लड़ाई करते हैं तो हमारे पास ताकत होती है, लड़ने की हिम्मत जिसे कहते हैं होती, तभी तो हम कोलाइड करते हैं। तो उनके पास डिफरेंट वेलोसिटी होती है और डिफरेंट एनर्जी होती है। तो जो वो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, काइनेटिक, अपनी जो एनर्जी होती है, जिससे कि काइनेटिक एनर्जी बच्चों होती है, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। गतिज मतलब होती है कि हमारे मूवमेंट करने के लिए, हमें वो गति करने के लिए वो ऊर्जा चाहिए, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस के केस में 3/2 RT। आर आपको पता है कि गैस कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू फिक्स है, 0.0821 है, और टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आप ये देखोगे वो आपकी काइनेटिक एनर्जी को बताएगा, कि क्योंकि ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी। अब अगर आप एवरेज काइनेटिक एनर्जी की बात करो बच्चों, 3 तरीके की, अभी मैंने आपको जो सिंपल काइनेटिक एनर्जी थी वो 3/2 RT है। अब जितनी भी गैसेस हैं, देखिए जितनी भी गैसेस आपकी उसमें प्रेजेंट है, उनका अगर एवरेज निकालोगे तो वो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी या तो ई, आप ई एवरेज लिखोगे, वो टोटल थी, आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि ये आपकी क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे 3/2 RT है, ठीक है। लेकिन अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, 3/2 KT, क्योंकि K इज इक्वल टू आपका क्या होता है, R/N, ठीक है। ये भी एवरेज ही है, लेकिन उस वाले फॉर्मूले में अगर आपके नंबर ऑफ मोल्स दिए हो या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हो तो देखिए बच्चों, K क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और R आपका क्या है, ये गैस कांस्टेंट है जो मैंने आपको कहा फिक्स है। तो अगर R/Na की वैल्यू आप सॉल्व करके डायरेक्ट रख दीजिए तो K की वैल्यू क्या आती है, 1/38 इंटू 10⁻⁻23 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। -1 को हम कहते हैं बच्चों मोल इनवर्स, और क्या कहते हैं आपका -23 है। तो देखिए कि 3/2 KT है, तो K की वैल्यू फिक्स है। K की वैल्यू बच्चों आपको बार बार नहीं रखनी है, बस आप टेम्परेचर रख दीजिए, और K की वैल्यू 1.3 10⁻⁻23, तो इससे आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों ये आती कैसे है, कि ये देखिए मैंने आपको बताया था कि PV इज इक्वल टू आपका nRT होता है, ठीक है। तो PV इज इक्वल टू ये 1/3 mn/u²। अब आपका यहाँ पे बच्चों ये u² है, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से आपको क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि उनकी अपनी क्या होगी, वेलोसिटी होगी, तो वो आपकी होती है √3 RT/n। ये आप याद कर लीजिए कि VRMS भी कहीं लिखा रहता है और URMS भी, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इज इक्वल टू √3/RTm। अब इसमें बच्चों RT आपको गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर है, और M आपका क्या है, ये पहले आप ये फॉर्मूला देख लीजिए कि PV इज इक्वल टू ये क्या होता है, 1/3 mn/u²। M आपका क्या है कि सिंगल मॉलिक्यूल का वेट है, N आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन V वॉल्यूम है, P आपका प्रेशर है, और U² आपका क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। आप इसको सॉल्व कर सकते हो, PV इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए आप इसको सॉल्व कर सकते हो, PV इज इक्वल टू आपका क्या होता है, nRT, अगर n इज इक्वल टू 1 मान लीजिए तो n इज इक्वल टू 1/3 और mn/u²। अब देखिए 3RT बच्चों यहाँ चला जाएगा, 3RT इज इक्वल टू mn/u², ठीक है। अगर आपको u² यहाँ पे u निकालना है तो √3 RT/ आपका mn होगा। इस mn की जगह हमने कैपिटल M लिखा है, ये आपका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है। इस इक्वेशन को बच्चों देखिए आप सॉल्व करोगे यहाँ पे, तो ये देखिए n आपका क्या है, एवोगाद्रो नंबर है, वहाँ स्मॉल n लिया था, चाहे आप स्मॉल n लिखो चाहे कैपिटल N, वो आपका क्या, आपको पता है कि 1 मोल में बच्चों कितनी काइनेटिक आपके कितने होते हैं मॉलिक्यूल्स, 6.023 इंटू 10⁻⁻23। इस mn को आप कैपिटल M लिख सकते हो, ठीक है। स्मॉल m आपका वेट ऑफ अ सिंगल गैस, और ये n क्या है आपका नंबर ऑफ, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ, या आपका n क्या है,
एवोगाद्रो नंबर है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं बच्चों, ये आपका एवोगाद्रो नंबर है। तो हमने Mn इज इक्वल टू इस फॉर्मूले में क्या लिख दिया, कैपिटल M। स्मॉल m फिर से मैं बता रही हूँ, स्मॉल आपका वेट ऑफ अ सिंगल गैस है, ठीक है। और यहाँ पे n है क्या कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम, Mn है, इसकी जगह पे हमने कैपिटल M लिख दिया है, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल आपका मास हो जाएगा कि कितनी गैस का क्या है मास है, टोटल वेट कितना है, क्योंकि आप कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने मोल्स हैं, उसको उसके अगर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका टोटल वेट निकल जाएगा। अगर 1 मोल होते तो आप n की जगह पे यहाँ क्या रख दोगे, 6.023 इंटू 10⁻⁻23। बच्चों ये थ्योरी देख लेना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट में फिर से आपको मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। देन थैंक यू स्टूडेंट्स। मैंने आपको लॉज पढ़ा दिए थे जो गैशियस लॉज हैं, लेकिन जो वो लॉज हैं जो मैंने आपको बताया है, जब तक मैं आपको उसके न्यूमेरिकल नहीं समझाऊंगी आपको उस लॉ के बारे में उतना क्लियर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप जो डाल्टन्स का लॉ मैंने बताया था पार्शियल प्रेशर पे, कि जो टोटल प्रेशर होता है वो सारे जितनी भी गैसेस होती है उसके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ न्यूमेरिकल है, ठीक है। अब ये देखिए कि ये फॉलोइंग रिएक्शन है एल्युमिनियम की, जब हम HCl से हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं तो एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन बन रहा है। अब क्वेश्चन में बच्चों ये दिया हुआ है कि 35.5 ml ऑफ हाइड्रोजन, यानी ml है तो यानी इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम दिया है, इसे आप मान लीजिए V है। इस कलेक्टेड ओवर वाटर, मैंने आपको कहा था कि जो गैस है वो वाटर के ऊपर कलेक्ट होगी। मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया था 3 तरीके की, पी जो ड्राई है, जो आपका पी ड्राई है वो मॉइस्ट के और माइनस एक्वस टेंशन जो कि जो वेपर ऊपर लगा रही है उसके इक्वल होता है। तो टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड है और आपका जो प्रेशर है, बैरोमेट्रिक का मतलब होता है ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेज़र करते हैं कि बैरोमेट्रिक जो आपका प्रेशर है वो कितना है, 75.5 mmHg मिलीमीटर है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ HCl मस्ट हैव बीन कंज्यूम्ड, आपको नंबर ऑफ कहने का मतलब है मोल्स n निकालने हैं कि कितने कंज्यूम हुए। तो सबसे पहले ये देखिए कि मैंने आपका था पी हाइड्रोजन, ठीक है, पी हाइड्रोजन इज इक्वल टू पी बार माइनस PH2O, जो मैंने आपको बताया था कि पी ड्राई गैस, हाइड्रोजन आपकी क्या है ड्राई गैस, इज इक्वल टू पी आपका क्या हो जाएगा मॉइस्ट गैस माइनस आपका एक्वस टेंशन जो कि आपका वाटर है, जो लिक्विड वाटर वेपर जो लगाता है। तो यहाँ पे देखिए कि जो आपका प्रेशर है मॉइस्ट गैस का वो कितना दिया हुआ है, HCl है ना आपकी ये गैस, इसका प्रेशर कितना है 755, तो आपने यहाँ रख दिया। और जो प्रेशर है जो एक्वस टेंशन है, ये देखिए वेपर प्रेशर जो है वाटर का वो आपका क्या है 25.2। तो जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका आएगा 729 पॉइंट, जिसको राउंड अप में आप 730 लिख सकते हो। डेसिबल में अगर 0.2 का डिफरेंस है तो उसे हम गलत नहीं करते हैं। फिर ये बच्चों क्या है कि mm में मिलीमीटर Hg के, तो इसको हम एटमॉस्फेरिक में चेंज करते हैं। तो आपको पता है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 760 mmHg के। तो 760 इज इक्वल टू 1 ATM, तो 730 इज इक्वल टू, आप इसको डिवाइड कर दोगे तो एटमॉस्फेयर में आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर की यूनिट mm में भी हम लिखते हैं, मिलीमीटर में भी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी हम उसे लिखते हैं। अब वॉल्यूम देखिए दिया हुआ है 35.5 ml, इसे लीटर में कन्वर्ट कर लिया। टेम्परेचर आपको पता है कि 20 डिग्री को जब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 क्या करते हैं बच्चों, हम ऐड कर देते हैं, तो ये आपका केल्विन में निकल गया। अब n इज इक्वल टू आप क्या निकालोगे, मैंने आपको आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या बताया था कि PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ एक ही गैस का ले रहे हैं तो n इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा PV डिवाइडेड बाय RT। R की वैल्यू फिक्स्ड है, गैस कॉन्स्टेंट है 0.0821 लीटर, टेम्परेचर आपका 299, प्रेशर 0.1960, वॉल्यूम दिस। तो जब भी आप अगर यहाँ पे अलग अलग निकाल सकते हो, हाइड्रोजन का निकाला तो आपका ये आ गया हाइड्रोजन का। अब आपको HCl का निकालना है, तो HCl का निकालने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, ये देखिए ये HCl ये आपका किसका है, हाइड्रोजन का है, ठीक है, हाइड्रोजन का है। और आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे देखिए हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इससे आपको पता चल रहा है कि 3 मोल हाइड्रोजन से, यहाँ देखिए 3 है ना, 3 मोल हाइड्रोजन से आपको HCl कितना मिल रहा है 6, ठीक है। यहाँ इस इक्वेशन को देखिए, अगर हमें HCl निकालना है
ठीक है। अगर आप हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें, क्योंकि हाइड्रोजन की जो आपकी जो गैस है, जो ड्राई गैस है, उसका ही सब हमें पता है, लेकिन अगर उससे हम कोरिलेट करके किसी भी गैस का नंबर निकाल सकते हैं, तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से आपको 6 मोल किसके मिल रहे हैं, HCl के। तो इतने से कितने मिलेंगे, 1.39 10⁻³ से कितने मिलेंगे, तो 6/3 इंटू 1.39 जो यहाँ पे आपका लिखा है। जब सॉल्व कर दोगे तो आपको ये मिल जाएगा हाउ मनी मोल्स ऑफ HCl मस्ट हैव बीन कंज्यूम्ड, कितना HCl कंज्यूम हुआ, ये हम हाइड्रोजन से जो रिएक्शन दी हुई है उससे करके हम बच्चों निकाल सकते हैं। देन एक और क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसी पर बेस्ड है, डाल्टन्स पे ही, ताकि हो कि सैंपल ऑफ ड्राई एयर आपको दिया है, टेम्परेचर दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर आपका दिया है 786 mmHg मतलब मिलीमीटर मरकरी के, कंटेन्स 0.925 नाइट्रोजन। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको देखिए बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। यहाँ पे देखिए, तो वही है PV इज इक्वल टू nRT। अब P निकालना है तो nRT/V। अब यहाँ देखिए R की वैल्यू आपको दी गई है, टेम्परेचर 25 है तो 273 ऐड कर दोगे तो ये टेम्परेचर आ गया। अब आपका वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है 1 लीटर रख दिया। अब बच्चों ये क्या है कि ये N की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पे जो दिया है कि 1 लीटर ऑफ ड्राई गैस कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन का बच्चों आपको निकालना है, ठीक है। तो अब आप ये निकालोगे कि कितने मोल है। हम क्या करें, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ मोल्स ले करना है, यहाँ पे इसका क्या दिया हुआ, वेट दिया है। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि मोल्स निकालने के लिए N इज इक्वल टू आप क्या करोगे, जितना वेट दिया है उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। वेट कितना है 0.925 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है आपके नाइट्रोजन का 28। तो जब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 मोल लिखने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट इससे भी निकाल सकते हो। तो ये आपका आ गया। इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा। तो देखिए N की जगह आपने क्या रखी 0.330, R की वैल्यू फिक्स है वो आपको दी रहेगी 0.0821, टेम्परेचर आपने 273, मैं बार बार बता रही हूँ 273 इस पे ऐड कर दीजिएगा तो केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है। सेंटीग्रेड को जब हमें केल्विन में बदलना होता है तो हम 273 ऐड करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड कर दिया बच्चों, तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या आ गया 0.807 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपका क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए आपको पता है कि कैसे निकालते हैं हम मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो ये देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ, आपको बताया था ना कि टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू पार्शियल प्रेशर। तो अब आपको क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर अपॉन आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, P अपॉन P आपका पार्शियल। फिर से देख लीजिए, तो ये देखिए आपका मोल फ्रैक्शन, तो टोटल प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है 786 mmHg, और नाइट्रोजन का ये आप इसको कन्वर्ट कर लोगे। मैंने जो आपको बताया था कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 एटमॉस्फेयर वो mmHg, तो इसको आप 760 से डिवाइड करोगे तो 613 आएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। तो अब इसमें क्या पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन निकालेगा, मोल परसेंट। तो मोल परसेंट निकालने के लिए जो मोल फ्रैक्शन आया है उसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका परसेंट आ जाएगा, तो 78 आएगा। आप इसके क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कर लीजिएगा, अगर आप तब भी क्लियर नहीं होता है तो मैं आपको फिर से बता दूंगी। देन आपका क्या है, पार्शियल प्रेशर का फिर से वही है, पार्शियल प्रेशर आपको पता है निकालना अगर हो पार्शियल प्रेशर तो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ही अभी तक चल रहा है। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए बच्चों क्या आ जाएगा, ये देखिए कि अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन का या किसी भी सब्सटेंस सॉल्यूट का निकाल रहे हैं तो सॉल्यूट का डिवाइडेड बाय टोटल आपका क्या हो जाएगा, जितने भी गैसेस प्रेजेंट हो। अब मिक्सचर ऑफ अ गैसेस कंटेंट देखिए, उसमें नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया है। तो टोटल मोल फ्रैक्शन से आप हाइड्रोजन के मोल को अगर डिवाइड कर दोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, कैसे, ये फॉर्मूला होता है कि मोल फ्रैक्शन भी किसी भी गैस का या सॉल्यूट का इज इक्वल टू मोल्स N अपॉन
total number of capital N is the total number of moles present in the mixture या solution। हम solution की बात करेंगे तो वो हमारा solute और solvent होगा, और अगर हम गैस की बात करेंगे तो जितनी गैसेस प्रेजेंट हो, यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, अमोनिया, तीनों को ऐड कर दीजिए और जिस भी गैस का निकालना है उसके मोल रखिए डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि नाइट्रोजन का निकालो बच्चों, तो नाइट्रोजन का यहाँ मोल रखोगे 0.51 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स सबके लिए क्या होंगे बच्चों, एक ही जैसे होंगे। तो जब यह हाइड्रोजन का मोल ये निकल गया तो P2.35 दिया है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, मोल होता है कि वेट को आप उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे, हाउ मच नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि वो अलग अलग आपके सॉल्यूट सॉल्वेंट जो भी आपके मिक्सचर है सॉल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो जिस भी का भी निकालना होता है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का निकालना है तो उसके मोल को आप टोटल से डिवाइड करोगे। नाइट्रोजन का कह रही हूँ एक्स नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या है 0.5 यहाँ पे दिया है 51 डिवाइडेड बाय होल दिस से डिवाइड कर दोगे तो आपका पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। देन फिर से देख लीजिए बच्चों कि फिर वही है आपका, फिर वही क्वेश्चंस है कि द हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड ओवर द बाय वाटर डिस्प्लेसमेंट। टोटल वॉल्यूम आपका दिया हुआ है, V दिया हुआ है बच्चों, टेम्परेचर दिया है, प्रेशर दिया है। अब व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ड्राई हाइड्रोजन गैस, आपको बताया था P ड्राई हाइड्रोजन, ठीक है। P ड्राई निकालने के लिए आप क्या करते हो बच्चों कि जो आपके एक्वस टेंशन जो P वेपर होगा और P टोटल जो कि आपके मॉइस्ट गैस का होगा, तो आप 99.7 से 1.94 को अगर डिवाइड कर दोगे तो आपका ये देखिए P गैस ये क्या हो गया आपका आ गया। अब टेम्परेचर बच्चों आप यहाँ पहले देख लो कि टेम्परेचर आपका 17 है, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट करो। P वेपर यहाँ पे देखिए 1.94 केल्विन दिया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। अब P टोटल निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए P टोटल अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, आपका जो ये प्रेशर दिया है 0. ये देखिए 989 इंटू, देखिए बच्चों यहाँ इतनी सारी चीज़ें गिवन है आपकी। प्रेशर आपका देखिए ये एटमॉस्फेयर में दिया हुआ था, तो आप ये क्या करोगे कि P जो वेपर होता है वो आपका किलो पास्कल में, तो पहले आप जो P टोटल है उसको आप चेंज करोगे किलो पास्कल में। तो एक आपका जो एटमॉस्फेयर जो भी होता है वो 101.3 किलो पास्कल के इक्वल होता है, ठीक है। तो इतने के लिए इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, किलो पास्कल में कन्वर्ट हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, n इज इक्वल टू एन निकालना है, पी वी इज इक्वल टू NRT होता है। तो P आपका क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे देखिए, फिर आप क्या करोगे, P टोटल आ गया, P वेपर दिया है, तो इन दोनों को जब माइनस कर दोगे तो आपका P गैस आ जाएगा, ठीक है। इस P गैस को, P क्या है किलो पास्कल में, तो इसको आप क्या करोगे एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करोगे। देखिए मैंने क्या बताया कि 1 एटमॉस्फेयर आपका इक्वल होता है 101.3 पास्कल के, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो बच्चों, पास्कल को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आपका P आ गया। अब यहाँ पे आप P की वैल्यू रख दो, V आपका गिवन है, R कांस्टेंट आपको पता है, टेम्परेचर आपका 290 है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। फिर से बच्चों एक बार मैं समझा रही हूँ कि प्रेशर जो आपका होता है ड्राई गैस इज इक्वल टू P आपका मॉइस्ट गैस माइनस एक्वस टेंशन होता है या जो वेपर आपकी लगाती है। तो यहाँ पे देखिए इतनी सारी सब फॉर्मूले में ये सब चीज़ें गिवन है। P वेपर आपका 1.94 होता है, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, और P टोटल ये आपका एटमॉस्फेयर में दिया है। तो एटमॉस्फेयर को हम क्या करेंगे, पहले कन्वर्ट करेंगे किलो पास्कल में, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर के इज इक्वल टू क्या होता है 101.3 किलो पास्कल, तो मल्टीप्लाई कर दिया। अब P टोटल और P वेपर को यहाँ जब माइनस कर दिया तो P गैस का आया, जो P गैस का बच्चों आया वो किलो पास्कल में था, तो किलो पास्कल को ATM में कन्वर्ट करना होगा या एटमॉस्फेयर प्रेशर में, तो 101.3 से डिवाइड कर दीजिए। प्रेशर मिल गया, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम नहीं निकाल सकते, सॉल्व करके निकाल लेंगे आप, ठीक है। देन हम आते हैं ग्राम स्टॉक के डिफ्यूज़न में। मैंने आपको क्या बताया था कि जो रेट ऑफ द डिफ्यूज़न होती है वो 1 डेंसिटी के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट के भी। तो यहाँ पे दिए देखिए वॉल्यूम इक्वल है, ठीक है, और डिफ्यूज़न क्या है, वो पोरस वॉल के थ्रू डिफ्यूज़ कर रही है। मॉलिक्यूलर वेट HCl का और SO2 का गिवन है,
तो आपको R1 R2 अगर निकालना है बच्चों, तो आप क्या करोगे, M2 अपॉन अंडर रूट M2 अपॉन M1 कर दोगे, क्योंकि वो R भी आपका मॉलिकुलर वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जब आप 64 और 36.5 का अंडर रूट करके सॉल्व करोगे तो R1 अपॉन R2 1.33 आएगा। तो R1 इज इक्वल टू 1.3 लिख सकते हो। तो इस फॉर्मूले को देख करके आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जो रूट मीन स्क्वायर आपकी वेलोसिटी है वो अंडर रूट 3RT/m के इक्वल होती है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया है बच्चों, टेम्परेचर दिया 25, उस पर 273 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा 298। आपकी आर की वैल्यू किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर में 8.31 होती है और 3 आपका दिया हुआ है। और एम आप क्या ले रहे हो, यहाँ देख लीजिए आपकी कौन सी गैस है, नाइट्रोजन है बच्चों। तो नाइट्रोजन के लिए आप क्या करोगे, आपको पता है कि 0.28 उसका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब इससे अगर किलोग्राम में चेंज करोगे तो ये क्या आएगा बच्चों, सॉल्व करके देख लीजिए 0.028 आएगा। तो यहाँ पे आप उसका क्या करोगे, मास रख दोगे। तो जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। तो देखिए एम क्या है, एम आपका क्या है, इन किलोग्राम पर मोल। ठीक है, किलो आपको पता है कि 28 आपका क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट होता है। और आप उसको उसके मास से क्या करोगे, किलोग्राम में क्या करोगे, उससे कन्वर्ट कर दोगे तो 0.028 आएगा। फिर देन आप आते हो, मैं आपको बॉयल्स लॉ बताती हूँ। आपको पता है कि बॉयल्स लॉ आपके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ये उसके क्वेश्चंस हैं बॉयल्स लॉ के, बॉयल्स लॉ। तो देखिए V1 यहाँ पे दिया 0.200 लीटर, V2 निकालना है, P1 0.860 एटमॉस्फेरिक में, P2 आपका किलो पास्कल में। तो मैंने आपको बताया था कि किलो पास्कल आप क्या करोगे, एटमॉस्फेरिक को किलो पास्कल में चेंज करना है तो आप इसको उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये भी कन्वर्ट हो गया। फिर P1 V1 और P2 की वैल्यू पुट करके V2 आप निकाल लोगे। देन ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, ये है चार्ल्स लॉ पे। ये आपका क्या है, चार्ल्स लॉ पे कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो V1 आपका क्या था, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2/T2। अब ये सैंपल है कार्बन मोनोऑक्साइड का, यहाँ पे वॉल्यूम देखिए दिया हुआ है 3.20, टेम्परेचर दिया है आपका 125 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट विल द गैस ऑक्यूपाई ऑफ वॉल्यूम, V2 निकालना है। और आपका नहीं सॉरी V2 दिया हुआ है, प्रेशर कांस्टेंट है, आपको T2 निकालना है। तो V1 3.20 लीटर, V2 आपका 1.54 और T1 आपका क्या दिया है 125 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर लो कि 273 ऐड कर देना बेटा, कहीं कहीं पर 273 होता है, कहीं कहीं 273.5 केल्विन होता है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये देखिए आपका आ जाएगा 398.15 केल्विन आ जाएगा। तो V2 निकालने के लिए V1 अपॉन T1 और आप T2 आपको निकालना है तो V2 आपका ऊपर चला जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा। तो बच्चों मैंने आपको न्यूमेरिकल समझा दी है, अगर कोई भी दिक्कत होती तो आप मुझे बताइएगा। ये आपके सारे लॉस खत्म होते हैं, नेक्स्ट में मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू।